हेलो एवरीवन, टुडे आवर टॉपिक इज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या होता है, हम जनरली यूज करते हैं कि भाई ये वीक लिगैंड है, स्ट्रॉन्ग लिगैंड है। वो हम इस स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से पता करते हैं। इसमें हम स्ट्रॉन्ग लिगैंड से वीक लिगैंड तक इनका ऑर्डर लिखते हैं। अगर स्पेसिफिक डेफिनेशन देखें तो इसकी द अरेंजमेंट ऑफ लिगैंड इन इंक्रीजिंग ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पावर, वो इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। जो अरेंजमेंट करते हैं हम लिगैंड की, उनकी जो कितना वो क्रिस्टल फील्ड को कितनी उनकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पावर है। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पावर मतलब जैसे डी इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको दो पार्ट में टूटते हैं, तो कितना ज्यादा तोड़ पाता है उसको, कितना ज्यादा उनको उनके बीच में एनर्जी गैप प्रोड्यूस कर पाता है, वो उसकी स्प्लिटिंग पावर होती है। जिसकी ज्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पावर होगी तो वो उनके बीच में एनर्जी गैप ज्यादा क्रिएट कर देगा, तो उसको हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग लिगैंड। और जो इसकी पावर कम होगी वो उनके बीच में जो दो हैं इनके बीच में एनर्जी गैप कम बना पाएगा, तो उसको हम बोलेंगे वीक लिगैंड। स्ट्रॉन्ग लिगैंड में क्या होता है, उनके बीच में एनर्जी गैप ज्यादा है, तो अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 3 भर दिया हमने, तो चौथा इलेक्ट्रॉन को बढ़ने के लिए, ऊपर जाने के लिए एनर्जी में ज्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि उनके दो के बीच में एनर्जी गैप ज्यादा है। तो फिर क्या करा, ऊपर जाने के बजाय यहीं पे इसके साथ पेयर हो जाएगा, और ऐसे ही पांचवा इलेक्ट्रॉन भी यहीं पे पेयर हो जाएगा, और ऐसे ही छठा भी यहाँ पे पेयर हो जाएगा। अच्छा, साथ में तो जाना ही पड़ेगा क्योंकि ये पूरा फुली फिल्ड हो चुका है। तो फिर जो तो क्या होगा, जो स्ट्रॉन्ग लिगैंड होंगे वो बनाएंगे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। और जो वीक लिगैंड होंगे उसमें क्या होगा, जो चौथा इलेक्ट्रॉन भरे थे वो ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि इनके बीच में एनर्जी गैप कम है। तो उस एनर्जी गैप को तो वो अचीव मतलब ले सकता है कहीं से भी। तो वो क्योंकि एनर्जी ज़्यादा नहीं चाहिए उसको, चौथे इलेक्ट्रॉन को, वीक लिगैंड के केस में। तो फिर उसमें क्या होगा, उस केस में हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो फिर ये सीरीज है, इसमें वैसे तो कॉम्प्लेक्स है दिखने में, लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा भी नहीं है। जो पहले ये वाले हैं ये होते हैं पाई एक्सेप्टर लिगैंड, पाई एक्सेप्टर लिगैंड, पाई एक्सेप्टर लिगैंड होते हैं, क्योंकि ये मेटल को इलेक्ट्रॉन देते भी हैं और मेटल से इलेक्ट्रॉन ले भी लेते हैं वापस, तो इनको बोलते हैं पाई एक्सेप्टर लिगैंड। फिर उसके बाद ये आ गए अल्काइल और एराइल ग्रुप वाले। फिर उसके बाद जो नाइट्रोजन कंटेनिंग है वो आगे, जैसे फिनेंथ्रीन है, फिनेंथ्रीन में भी नाइट्रोजन होता है। बाईपीरिडिन में भी 2 पीरिडिन के मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे ये 1 पीरिडिन का मॉलिक्यूल होता है, ये वाला 1 पीरिडिन का मॉलिक्यूल है, ऐसे इसके साथ एक और पीरिडिन का मॉलिक्यूल ऐसे जुड़ा होता है, तो ये बोलता है डाईपीरिडिन। तो फिर ये नाइट्रोजन कंटेनिंग आ गए, ये फिनाइथ्रीन, बाईपीरिडिन, अमोनिया, और फिर ये आपको याद करना है, बीच में एक्सेप्शन है, फिर ये इथाइलिन डाइमिन, फिर ये उसी के मतलब नाइट्रोजन ही होता है इनमें भी, और इसमें भी नाइट्रोजन ही है, और इसमें भी ग्लाइक्सोआइम में भी एक ऑक्सीजन होता है और एक नाइट्रोजन होता है। तो फिर इसके पाई एक्सेप्टर के बाद नाइट्रोजन कंटेनिंग आ गए। फिर उसके बाद वो आगे जिनमें ऑक्सीजन बॉन्डिंग है, जिनमें ऑक्सीजन जो है मेटल के साथ बॉन्ड बनाएगा, जैसे वाटर है वो 2- है, ओक्सलेट है, अल्कोहल है, फिर OH- है। और फिर उसके बाद सबसे आखिर में आते हैं हेलोजन, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, और जो बीच में ही ये वाले आपने याद रखने हैं। तो ऐसे एक रफ सा आइडिया ले सकते हो आप। मेनली सारे तो नहीं यूज करते, अगर अगर कोई जनरली देखें तो सब लिगैंड तो नहीं यूज कर पाते आप, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट है वो तो हमेशा याद रखना ही चाहिए। तो अब वही है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब इसमें हम आगे देखेंगे कि भाई कब कौन सा लिगैंड स्ट्रॉन्ग की तरह एक्ट करेगा और कब कौन सा वीक की तरह एक्ट करेगा। देखो, ये डिपेंड करता है मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट पे। अगर मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, तो फिर क्या है, जो भी अमोनिया के बाद हैं, अमोनिया के बाद है जितने भी, वो सारे स्ट्रॉन्ग लिगैंड होंगे। अमोनिया के बाद, अमोनिया के बाद जो है स्ट्रॉन्ग लिगैंड होंगे। और जो अमोनिया से मतलब इससे पहले है अमोनिया भी खुद, तो ये होगा वीक लिगैंड, ये होंगे वीक लिगैंड। जो इससे पहले पहले हैं वो होंगे वीक लिगैंड, इसके बाद जो है वो हो गए स्ट्रॉन्ग लिगैंड। और अगला केस आता है, अगर मेटल है +3 में, अगर मेटल +3 में है तो फिर होगा वाटर का वाला केस। तो फिर क्या होगा, जो वाटर से आगे आगे है, वाटर से इस साइड है, वो होंगे स्ट्रॉन्ग लिगैंड। और जो वाटर के इस साइड मतलब वाटर भी खुद
जो इस साइड है इस बॉर्डर से वो होंगे वीक लिगेंड, इस साइड वीक लिगेंड, इस साइड स्ट्रॉन्ग लिगेंड। +3 में, +3 के केस में क्या होता है कि कोबाल्ट होता है ना, कोबाल्ट 3 पॉजिटिव, इसके साथ जो वाटर होता है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह काम करता है। कोबाल्ट जो है स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह काम करता है, क्योंकि जो कोबाल्ट जब मेटल के वाटर के साथ बॉन्ड बनाता है तो एक टाइप का इसका हाइड्रेशन होता है, क्योंकि वाटर के साथ बॉन्ड बन रहा है तो उसको हम हाइड्रेशन बोलते हैं। तो इस जो कोबाल्ट का ये कॉम्प्लेक्स होता है इसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होती है, हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होती है इसकी। तो फिर इसकी वजह से जो है इसकी मतलब जो वो एनर्जी को कंपनसेट कर देता है वो। तो फिर ये याद रखो आप, कोबाल्ट जो +3 में है वो वाटर के साथ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। और उसके बाद मतलब कोबाल्ट से इस साइड जाते जाएंगे को निकल, अगर निकल में क्या होता है, निकल या तो +2 बनाता है या +4 बनाता है। तो निकल में तो सवाल नहीं उठता कि निकल का अगर +3 में है तो वाटर के साथ क्या होगा, क्योंकि निकल तो +3 में होता ही नहीं है। फिर उसके बाद भी कॉपर वो जिंक वगैरह भी है वो भी +3 में नहीं मिलते। इसमें आपने मेन याद कर ये रखना है कि कोबाल्ट जो होता है वो +3 में जो उसमें वाटर एज ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड काम करता है। लेकिन कोबाल्ट से पहले जितने मेटल होते हैं जैसे आयरन, मैग्नीज, क्रोमियम, उनमें वाटर जो है वीक लिगेंड की तरह काम करेगा। ये आपको बात याद रखनी होती है। और एक अगला होता है अगर +4 में है, अगर +4 में कोई भी मेटल है और कोई भी लिगेंड है, सारे स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह काम करेंगे, स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह काम करेंगे। +4 में अगर मेटल है तो चाहे कोई सा भी लिगेंड हो, कोई सा भी लिगेंड हो, वो सारे स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह काम करेंगे। और अगला है कि भाई एक होता है कि 3D और 3D वाले तो हमने पढ़ लिया, एक 4D और 5D सीरीज। 4D और 5D सीरीज में हमेशा जो है वो सारे स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह काम करेंगे, सारे मेटल जो हैं सारे लिगेंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह काम करेंगे 4D और 5D में। क्योंकि ये होता है कि डी का सब 4 जैसे नीचे जाते जाते हैं तो 4D का साइज 3D के कंपेयर में ज़्यादा डिफ्यूज होता है। 4D जो होता है तो उसमें जो ओवरलैपिंग होती है लिगेंड की वो ज़्यादा अच्छे से हो पाती है, तो ज़्यादा अच्छे से हो पाती है तो उसकी इंटरेक्शन मेटल और लिगेंड की ज़्यादा अच्छे से हो पाती है, तो वो डी ऑर्बिटल को ज़्यादा तोड़ देता है, तो उसके बीच में एनर्जी गैप ज़्यादा क्रिएट कर देता है, तो वो एज ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड काम करते हैं 4D और 5D वाले। तो हमने देख लिया मोस्टली ये चीज़ होती है। और फिर एक होता है कि टेट्राहेड्रल में और स्क्वायर प्लेनर में सारे लो स्पिन बनाते हैं, लो स्पिन नहीं सॉरी हाई स्पिन होता है, हाई स्पिन होता है। तो इस टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर में हमेशा जो सारे लिगेंड जो है वो एज ए वीक लिगेंड काम करेंगे, और ये कॉम्प्लेक्स जो हमेशा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ठीक है, तो आप ये हो सकता है कि आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स दिया हो उसकी आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालनी हो। जैसे अगर कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है Cn के साथ, कोबाल्ट Cn6 और एक बार है -4, तो इसकी साइनाइड पे फॉर्मल चार्ज होता है -1, साइनाइड पे फॉर्मल चार्ज -1, और अगर कोबाल्ट का ऑक्सीजन स्टेट निकालेंगे तो निकल के आएगा +2 निकल का है। लेकिन जो साइनाइड है वो तो हमेशा ही चाहे +2 हो या +3 हो उसमें स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह काम करेगा। तो इसमें कोबाल्ट का ऑक्सीजन स्टेट कितना आया, +2 आया, और इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे कोबाल्ट में होंगे D7 होगा, कोबाल्ट में होगा D7। और फिर ये कैसे भरा जाएगा, तो क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह काम करेगा तो फिर मतलब 6 इलेक्ट्रॉन नीचे भरे जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन नीचे और 1 इलेक्ट्रॉन ऊपर भरा जाएगा, इस टाइप से भरा जाएगा। अगर यहाँ पे होता क्लोरीन होता तो क्लोरीन पे भी फॉर्मल चार्ज माइनस होना, तो वो D7 निकल के आता। तो उस केस में क्या होता, 3 तो नीचे भरे जाते पहले, फिर चौथा ऊपर, पांचवा ऊपर, फिर छठा जो है वो दोबारा नीचे आता, छठा और सातवां। तो ये टाइप की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है अगर D7 होता तो। और इसमें कि इस केस में क्या है, अगर यहाँ पे वाटर पे तो कोई फॉर्मल चार्ज होता नहीं है, तो मतलब जो बाहर जो चार्ज होगा वही कोबाल्ट का ऑक्सीजन स्टेट होगी। अगर यहाँ पे +2 है तो +2 के केस में क्या होगा, वाटर एज ए
वीक लिगेंड काम करेगा, वीक लिगेंड काम करेगा तो ऑक्सीजन ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा। लेकिन अगर +3 हो गया, अगर +3 हो गया तो +3 में क्या हो जाएगा, ये वाटर स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो जाएगा, तो 6 इलेक्ट्रॉन नीचे और 1 इलेक्ट्रॉन ऊपर भरा जाएगा इस केस में। तो अगर ऐसे ही अगर ये हो कि भाई कोबाल्ट ना हो, कोबाल्ट की जगह आयरन हो, कोबाल्ट की जगह आयरन है, आयरन लेकिन +3 में है, तो इस केस में क्या है, आयरन के केस में वाटर एज ए वीक लिगेंड काम करेगा। हमने देखा था ना, बस खाली कोबाल्ट के साथ +3 में, कोबाल्ट के साथ +3 में वाटर एज ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड काम करता है। तो इसमें क्या होगा, ये वीक लिगेंड काम करेगा, वीक लिगेंड काम करेगा तो इसकी D6 होती है आयरन का होता है D6। तो फिर क्या करेगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन नीचे, चौथा ऊपर, पांचवा ऊपर और छठा नीचे, इस केस में होगा। ऐसे आपको कोई भी मेटल देके उसकी मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर पूछ सकता है, या आपने कोई कंसेप्ट में आगे यूज होगी ना, ये तो आपको निकालने आनी चाहिए कि D7 हो गया, हाई स्पिन होगा या लो स्पिन होगा। अगर ऐसे ही कोई है जिसे ये टंगस्टन का कॉम्प्लेक्स है, अगर वाटर के साथ, टंगस्टन का कॉम्प्लेक्स है वाटर के साथ, और ये है +2 में ही है, देखो +2 में 3D में होता तो वो वाटर एज ए वीक लिगेंड काम करता, लेकिन ये तो 4D में, ये 4D का कॉम्प्लेक्स हो गया, तो इस केस में क्या, जो ये टंगस्टन, ये वाटर जो है एज ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड काम करेगा, तो ये ऐसे इस पर मतलब लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो तो मतलब पहले नीचे भरे जाएंगे इलेक्ट्रॉन। तो मतलब इसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इस तरीके से भरे जाएंगे। ठीक है, मतलब अगर 4D या 5D का कंपाउंड है तो हमेशा ऐसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड काम करेंगे, उसमें सारे लिगेंड। और ऐसे ही अगर टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर है, इनमें क्या कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, तो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर में हमेशा ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, ये आपने याद रखना। ठीक है, अब हम अगला टॉपिक देखते हैं अपना। अगला टॉपिक देखना हमने रा का पैरामीटर एंड नेफ्लोजस्टिक इफेक्ट, रा का पैरामीटर एंड नेफ्लोजस्टिक इफेक्ट। नेफ्लोजस्टिक इफेक्ट, देखो इसको ये स्पेलिंग एक बार चेक करना, नेफ्लोजस्टिक इफेक्ट, रा का पैरामीटर और रा का पैरामीटर होते हैं B एंड C से, हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं B एंड C से। तो रा का पैरामीटर होते हैं, ये एक टाइप से एनर्जी बताते हैं, किसी भी दो टर्म सिंबल्स की एनर्जी बताने के लिए रा का पैरामीटर यूज होते हैं। कोई भी अगर कोई दो टर्म सिंबल है उनके बीच में एनर्जी बताने के लिए रा का पैरामीटर यूज होते हैं। और उनके बीच में एनर्जी गैप क्यों होगा, क्योंकि उनके बीच में इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होगी। कोई भी टर्म सिंबल है उसमें इलेक्ट्रॉन तो है ही, टर्म सिंबल तो एक टाइप से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही है, उसका हमने एक सिंबल निकाल के दे दिया। उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट तो है कुछ, और जो दूसरा टर्म सिंबल है उसमें भी होगी। तो उन दोनों में इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होगा, उस रिपल्सन की वजह से जो है उनके बीच में एनर्जी गैप आता है। हर एक ये टर्म स्टेट मतलब ग्राउंड स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट है, उसके ऊपर भी कोई स्टेट है, तो उनके बीच में एनर्जी गैप क्यों होता है, इलेक्ट्रॉन रिपल्सन की वजह से उनके बीच में एनर्जी गैप होता है। तो रा का पैरामीटर क्या बनाता है, जो अलग अलग स्टेट है, टर्म सिंबल हैं जो हमारे, उनके बीच में एनर्जी गैप कितना है वे बताते हैं रा का पैरामीटर। जिनमें बी होता है, बी बताता है जिसमें स्पिन मल्टीप्लिसिटी सेम है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी अगर चेंज सेम है तो उस केस में जो उनके बीच में एनर्जी गैप होगा उसको बताएगा। बी की फॉर्म में हम उसको देखेंगे। जैसे अगर ये है, ये 4F है और ये है 4P, 4F 4P, ये क्रोमियम के केस में होता है, क्रोमियम के केस में। तो फिर इसमें क्या है, 4F है और 4P है। अगर
4f और 4p है। अभी ये देखो इसमें इनकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी सेम है, इन दोनों दोनों टर्म सिंबल्स की। तो इनके बीच में जो एनर्जी गैप होगा वो हम बी की फॉर्म में बताएंगे, मतलब ये बोलेंगे कि कितना बी इनके बीच में एनर्जी गैप है। तो इन दोनों के बीच में एनर्जी गैप होता है 4b। 4b इनके दोनों के बीच में एनर्जी गैप होता है। लेकिन जो सी बताता है, सी ये बताता है कि भाई जिनकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी अलग अलग है तो उनके बीच में एनर्जी गैप क्या है उसको डिनोट करने के लिए हम सी का यूज करते हैं। उसको डिनोट करने के लिए हम सी का यूज करते हैं। ये होगा जैसे यहाँ पे इसकी एक्साइटेड स्टेट आती है GT, तो इसके बीच में एनर्जी गैप होगा 4b प्लस 3c। तो मतलब इन दोनों के बीच में एनर्जी, ये पूरा एनर्जी गैप बताने के लिए हमने सी का यूज किया। तो इन दोनों के बीच में एनर्जी गैप होगा 3c। तो फिर क्या, मतलब जो रैका पैरामीटर है वो जो स्पिन अलग अलग जो टर्म सिंबल है उनके बीच में एनर्जी गैप कितना है उसको बताने के लिए रैका पैरामीटर यूज होते हैं। कौन कौन से होते हैं? बी और सी होते हैं। बी तो बताता है जिनकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी सेम है, और सी बताता है जिनकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी अलग अलग है। तो ये तो जैसे क्रोमियम के केस में देखा, ये 4p और 4b में इनकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी सेम थी, तो इसका 4b था, और इसकी अलग थी तो इसके बीच में 4b प्लस 3c हो गया यहाँ से यहाँ तक। लेकिन इन दोनों के बीच में कितना हुआ? 4p और 2g के बीच में ये हो गया 3c। तो ये होता है, अगर ये होता है भाई 15b, होता है 15b। ये इन दोनों के बीच में एनर्जी गैप होता है 15b। ठीक है, तो फिर क्या आता है? देखो इसमें हमने देखा कि भाई दो टर्म सिंबल है, इनके बीच में एनर्जी गैप बी या सी की टर्म में हमने लिखा। फिर आगे इसमें क्या होता है कि वो जो CFT होता है ना, CFT क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी, इसमें ये बोला जाता है कि भाई जो अट्रैक्शन होता है ना मेटल और लिगैंड के बीच में, ये सिंपली एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब अट्रैक्शन होता है। उसमें क्या होता है भाई, मेटल एक पॉजिटिव चार्ज की तरह काम करता है और लिगैंड एज ए नेगेटिव चार्ज की तरह काम करता है। जैसे लिगैंड अगर सीधा OH माइनस है तो सीधा लिगैंड मतलब ऐसे ही नेगेटिव साइन की तरह काम करेगा। जैसे लेकिन अगर कोई जिसपे नेगेटिव चार्ज नहीं है, नॉन पोलर अगर कोई है जिसपे नेगेटिव चार्ज नहीं है, जैसे अमोनिया पे कोई चार्ज नहीं है, तो उसके इसमें क्या हो जाता है? पोलराइजेशन हो जाता है। तो मतलब ये हो जाता है नेगेटिव चार्ज एक साइड हो जाता है और पॉजिटिव चार्ज एक साइड हो जाता है। तो नेगेटिव चार्ज वाला एंड है वो मेटल के साथ अटैच होता है। तो CFT में क्या बोला गया? ये मेटल और लिगैंड है, बस उनके बीच में दोनों एक टाइप के चार्ज की तरह काम करते हैं और उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है बस। तो उनमें खाली मतलब ये एक अट्रैक्शन होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक एज एक चार्ज की तरह उनके बीच में अट्रैक्शन होता है। लेकिन जैसे जैसे देखा ना कि भाई बी की वैल्यू देखो, अगर एक तो M पॉजिटिव है, यहाँ पे M पॉजिटिव है, इसमें मतलब यहाँ पे खाली आइसोलेटेड मेटल है, मतलब मेटल का लिगैंड के साथ कोई बॉन्ड नहीं बना हुआ, उसमें भी M पॉजिटिव की फॉर्म में है, और लिगैंड इसके साथ आ गया, उसकी इसमें भी है M पॉजिटिव की फॉर्म में ही है। इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा लिगैंड का। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है और मतलब उनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं बनता, मेटल और लिगैंड के बीच में ऐसा कोई बॉन्ड नहीं बनता, जैसे ओवरलैपिंग करके बॉन्ड बनाते हैं ना d ऑर्बिटल का। तो अगर ऐसा बॉन्ड नहीं बनता तो क्या होता है? बस एक खाली चार्ज है उनको, और वो दो बस एक दूसरे के साथ अटैच हैं क्योंकि उनके वो अलग अलग चार्ज हैं। तो उस केस में क्या होना चाहिए? जो आइसोलेटेड मेटल आयन है और जो मेटल का लिगैंड के साथ बॉन्ड बना हुआ है, तो उनके बीच में कुछ मतलब इलेक्ट्रॉन का चेंज नहीं होना चाहिए था, है ना। मतलब इलेक्ट्रॉन का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी जो इसमें है, और वो ऐसे ही जो कॉम्प्लेक्स बन गया उसमें रहनी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ पे भी M पॉजिटिव की फॉर्म में है, यहाँ पे भी M पॉजिटिव की फॉर्म में है। तो फिर क्या होना चाहिए था? जो इन दोनों स्टेट में जो इनके टर्म सिंबल्स निकल के आए थे, टर्म सिंबल्स के बीच में जो एनर्जी गैप था वो सेम रहना चाहिए था। अगर वो खाली एक उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है तो, ना।
तो इसमें क्या था कि ये खाली इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है, तो जो ये एनर्जी आई थी क्रोमियम की 15B ये आई थी, ये सेम रहनी चाहिए थी, चाहे आइसोलेटेड मेटल आयन है, चाहे वो मेटल का लिगेंड के साथ बॉन्ड बन गया है। लेकिन क्या पता लगा कि भाई जो जो इनकी एनर्जी गैप आ रहा है, बी की वैल्यू आ रही है, वो अलग अलग आ रही है जब आइसोलेटेड है तब, तो जब उसका लिगेंड के साथ उसका बॉन्ड बन गया है, लिगेंड के साथ उसका बॉन्ड बन गया तब अलग आ रही है। और जब आइसोलेटेड मेटल आयन था तब और कुछ आ रही थी, जैसे बी डैश है वो है कॉम्प्लेक्स के लिए, बी डैश है कॉम्प्लेक्स के लिए, और अगर बी है वो खाली मेटल के लिए, जब आइसोलेटेड मेटल है। तो फिर क्या पता लगा कि भाई जो बी डैश है ना, जो कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में जब मेटल आ जाता है तब जो ये रेका पैरामीटर है बी, ये कम आता है, ये इसकी वैल्यू कम आती है। क्यों आती है? देखो, जब मेटल का लिगेंड के साथ बॉन्ड बनेगा, तो मतलब ये वाली थ्योरी फेल हो रही है कि भाई खाली इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन था, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन नहीं है, खाली उनके बीच में बॉन्ड भी बन रहा है। तो वो कैसे मतलब इस बोल सकते हैं हम, क्योंकि बी डैश की वैल्यू कम आ रही है। क्यों कम आ रही है? देखो, अगर मेटल और लिगेंड का बॉन्ड बना तो फिर क्या हुआ, जो मेटल के इलेक्ट्रॉन थे वो मतलब पूरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड मेटल का और लिगेंड का वो मिक्स हो गया, मेटल का और लिगेंड का मिक्स हो गया, तो मेटल के जो इलेक्ट्रॉन थे वो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन क्लाउड पे चले गए ना, कुछ कुछ अमाउंट में मेटल के इलेक्ट्रॉन जो है वो लिगेंड के ऊपर चले गए, मतलब वो पूरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसकी इंक्रीज हो गई। तो इलेक्ट्रॉन मेटल के लिगेंड के ऊपर चले गए, तो उनके बीच में इलेक्ट्रॉन रिपल्सन कम हो गया ना, क्योंकि पहले तो इलेक्ट्रॉन खाली मेटल के ऊपर थे, अब लिगेंड के ऊपर भी हैं, तो फिर क्या उनके बीच में इलेक्ट्रॉन रिपल्सन कम हो गया। और ये जो बी था ये क्या बताता था? बी भी इलेक्ट्रॉन रिपल्सन को ही बताता था, है ना। तो फिर क्या पता लगा कि भाई इनके बीच में खाली इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन नहीं है, उनके बीच में कोवेलेंट करैक्टर भी है, और जितना ज़्यादा कोवेलेंट करैक्टर होगा उतना ही जो है बी डैश की वैल्यू कम होती चली जाएगी, क्योंकि उतना ही उनके बीच में जो ओवरलैपिंग है अच्छे से हो पाएगी, और जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो पूरे मेटल और लिगेंड का पूरा जो बॉन्ड बन गया था, जो स्फीयर बन गया था, उसमें फैल जाएगा। तो फिर उस समझिए, तो फिर इसमें क्या बता रहा है कि भाई कि ये जो CFT से मोलिकुलर थ्योरी की तरफ लेके जा रहा है हमें, CFT से मोलिकुलर थ्योरी की तरफ लेके जा रहा है कि CFT में तो खाली आयंस की फॉर्म में थे, और आगे मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी है, उसमें क्या है कि मतलब उनके बीच में ओवरलैपिंग हो रही है, और कोवेलेंट करैक्टर इंक्रीज हो रहा है, आयनिक से कोवेलेंट करैक्टर की तरफ जा रहे हैं हम। तो मतलब ये होगा, जितना ज़्यादा बी डैश की वैल्यू कम होगी तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिपल्सन कम होगा, तो क्या होगा, जो उनके मेटल और लिगेंड के बीच में कोवेलेंट करैक्टर उतना ही ज़्यादा होगा, और उतना ही ज़्यादा होगा तो फिर क्या होगा, जो मेटल है वो जो मेटल लिगेंड का कॉम्प्लेक्स है उनके बीच में कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी। तो हमने क्या देखा कि भाई जैसे जैसे मेटल और लिगेंड का बॉन्ड बनता जाता है, वैसे वैसे रेका पैरामीटर की वैल्यू कम होती जाती है, क्योंकि मेटल और लिगेंड के बीच में जो इलेक्ट्रॉन थे मेटल के, वो लिगेंड पे भी चले जाते हैं कुछ, और तो जो इलेक्ट्रॉन रिपल्सन था वो कम हो जाता है। और एक ऐसे भी देखते हैं हम इसको मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी से। मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी में क्या होता है, अगर ए और बी के बीच में बॉन्ड बन रहा, तो हम एक साइड ए के मोलिकुलर ऑर्बिटल लिख लेते हैं, एक साइड बी के लिख लेते हैं। जैसे इधर लिख लेते हैं मेटल के लिख लेते हैं, मेटल के ऐसे 3 ऑर्बिटल हम लिखते हैं, तो ये इनका नाम नहीं लिखेंगे, बस एक कंसेप्ट समझ लेंगे हम क्या है, कि ये एक इधर मान लो हमने लिगेंड के हैं, इधर मेटल के हैं ऑर्बिटल, मेटल के ऑर्बिटल है, और इधर लिगेंड के ऑर्बिटल है, इनके नाम होते हैं, लेकिन हम उनका अलग से पढ़ेंगे मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी में, तो वो हम अब इधर लिख नहीं रहे। तो फिर क्या होता है, जो मतलब जो एक तो बॉन्डिंग बनेगा और एक ऐसे ही एंटी बॉन्डिंग बनेगा, मतलब उसमें भी एंटी बॉन्डिंग में भी ऑर्बिटल होंगे, जो
जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना मेटल और लिगेंड के, वो बॉन्डिंग में ही फिल हो जाते हैं। मतलब यहाँ पे ये दो तो इनमें T2 होते हैं, दो T2 होते हैं, एक ही ऑर्बिटल होता है, एक दो वाले होते हैं। तो ऐसे होते हैं। मतलब तो जितने इलेक्ट्रॉन थे मेटल और लिगेंड के दोनों के जितने इलेक्ट्रॉन थे वो इनमें ही फिल हो जाते हैं, इन ऑर्बिटल में फिल हो जाते हैं, बॉन्डिंग वाले में। एंटी बॉन्डिंग तक जाते नहीं है। तो एंटी बॉन्डिंग वाले में फिल हो गए, लेकिन जो बॉन्डिंग वाला है ना वो लिगेंड के जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, ये लिगेंड के एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, तो इनके ज़्यादा करीब है वो, है ना। जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल बना वो लिगेंड के एटॉमिक ऑर्बिटल के ज़्यादा करीब है। तो फिर क्या होगा, जो ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो खाली ज़्यादा लिगेंड की तरफ होगी, क्योंकि मेटल का तो इधर है, मेटल से तो ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा दूर है और काफ़ी पास है लिगेंड का जो एटॉमिक ऑर्बिटल है उनके। तो फिर जो ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है ना वो ज़्यादा लिगेंड वाले एटॉमिक ऑर्बिटल की साइड है, समझ रहे हो। तो जो पहले तो सारे इलेक्ट्रॉन इसमें ही भरेंगे, मेटल और लिगेंड के बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में। फिर क्या है, जो एटॉमिक ऑर्बिटल है लिगेंड का वो इन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के ज़्यादा करीब है। तो फिर जो ज़्यादा करीब है तो ऐसा लगेगा कि जो इलेक्ट्रॉन है सारे ये लिगेंड की तरफ ज़्यादा हैं, क्योंकि इनके बीच में एनर्जी गैप कम है, लिगेंड के और बॉन्डिंग के बीच में। और लेकिन जो मेटल वाले एटॉमिक ऑर्बिटल है उनसे दूर है। तो इस केस में क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन थे मेटल के वो भी लिगेंड की तरफ ज़्यादा आ गए, लिगेंड की तरफ ज़्यादा आ गए। तो फिर क्या होगा, जो मेटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बची वो कम बच गई, मेटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम बच गई। तो फिर क्या होगा, उनके बीच में इलेक्ट्रॉन रिपल्सन कम होगा, इलेक्ट्रॉन रिपल्सन कम होगा तो बी की वैल्यू कम होगी। तो इस इफेक्ट को बोलते हैं हम नेफ्लेजेस्टिक इफेक्ट, इस इफेक्ट को बोलते हैं नेफ्लेजेस्टिक इफेक्ट। तो क्या मतलब जैसे जैसे मेटल और लिगेंड का बॉन्ड बन जाता है तो उनके बीच में कोवैलेंट करैक्टर ज़्यादा हो जाता है, कोवैलेंट करैक्टर ज़्यादा हो जाता है तो फिर ओदा का पैरामीटर की वैल्यू कम होती जाती है। और इसको मेजर करने के लिए ये यूज़ करते हैं बीटा, बीटा इज इक्वल टू बी डैश और बी डैश क्या होता है, कॉम्प्लेक्स का जो है बीटा, कॉम्प्लेक्स का बीटा, बी कॉम्प्लेक्स का बी, और जो ये खाली आइसोलेटेड मेटल का बी। देखो जितना ज़्यादा कोवैलेंट करैक्टर होगा उतना ही बी डैश की वैल्यू कम होती जाएगी, है ना। जितना ज़्यादा कोवैलेंट करैक्टर होगा उतना बी डैश की वैल्यू कम होती जाएगी और उतना ही बीटा की वैल्यू भी कम होती जाएगी, बीटा की वैल्यू भी कम होती जाएगी। और जितनी ज़्यादा बीटा की वैल्यू कम होगी उतना ही ज़्यादा कोवैलेंट करैक्टर होगा, उतना ज़्यादा कोवैलेंट करैक्टर होगा, है ना। और फिर ये देखें, जो फिर हमने क्या करना है, जो कितना कौन सा लिगेंड कितना ज़्यादा कोवैलेंट करैक्टर क्रिएट कर पाएगा, या किस लिगेंड में बीटा डैश की वैल्यू सबसे कम होगी, तो उसके बेस पे हम लिगेंड को अरेंज करते हैं, समझ रहे हो। जिसका जो जितना ज़्यादा बीटा डैश को कम कर पाएगा या कोवैलेंट करैक्टर को जितना ज़्यादा इंक्रीज कर पाएगा उस बेस पे हम लिगेंड को अरेंज करते हैं। जैसे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अरेंज किया था तो ऐसे ही यहाँ पे अरेंज करते हैं। तो उसको बोलते हैं हम नेफ्लेजेस्टिक सीरीज। नेफ्लेजेस्टिक सीरीज में हम जो इनको कौन सा लिगेंड कितना ज़्यादा जो कोवैलेंट करैक्टर है वो क्रिएट कर पाता है उसके बेस पे हम नेफ्लेजेस्टिक सीरीज लिखते हैं। जैसे F नेगेटिव है, फिर उसके बाद होता है वाटर, फिर उसके बाद होता है अमोनिया, फिर उसके बाद होता है यहाँ पे NO3 माइनस, फिर उसके बाद होता है यहाँ पे आयोडीन, फिर उसके बाद आयोडीन के बाद होता है सल्फेट होता है, अब होता है क्लोरीन, ये क्लोरीन, फिर यहाँ पे होता है साइनाइड, फिर इसके बाद आयोडीन और ब्रोमीन, आयोडीन और ब्रोमीन। तो ये क्या सीरीज, ये सीरीज हो गई कि भाई कौन सा लिगेंड ज़्यादा कोवैलेंट करैक्टर क्रिएट कर पाता है। जैसे आयरन का सबसे ज़्यादा तो बीटा डैश की वैल्यू ये सबसे कम डिक्रीज करेगा। तो ये
मतलब ये होगी बीटा की वैल्यू, सॉरी ये बताता है कि बीटा की वैल्यू किसकी कितनी है। ये से जो सीरीज है वो बताते हैं कि बीटा की वैल्यू के ऑर्डर में होती है सीरीज। तो मतलब जो फ्लोरीन में बीटा की वैल्यू सबसे ज़्यादा है। तो इसमें भी फ्लोरीन में बीटा की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, तो बीटा था क्या था, बीटा बी माइनस और बी डैश। तो फ्लोरीन में बीटा की वैल्यू सबसे ज़्यादा, फिर वाटर गया, फिर अमोनिया की, और सबसे कम किसकी है, सबसे कम है आयोडीन ब्रोमीन की। सॉरी ब्रोमीन नहीं, आयोडीन है भाई, सबसे कम है आयोडीन की। तो सबसे कम बीटा की वैल्यू सबसे कम किसके केस में आ गई, आयोडीन के केस में आ गई। तो मतलब क्या होगा इसमें, जो इसमें कोवैलेंट कैरेक्टर जो है सबसे ज़्यादा होगा ना। हमने देखा जितना कम बीटा की वैल्यू होगी उतना ही कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। तो ये होती है नेफ्लोजिस्टिक सीरीज। तो हमने देखा नेफ्लोजिस्टिक सीरीज और स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अगला हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।